क्लास 10th एसएसटी के सिविक्स पहला चैप्टर पावर शेयरिंग लगभग हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट टॉपिक को कवर कर लिया है। आज इस टॉपिक से जो कुछ भी पॉइंट्स बचे हैं कवर कर लेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हमने किन किन टॉपिकों को कवर किया है। सबसे पहले हमने समझा था कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज के हर वर्गों को पावर सत्ता में साझेदारी का अवसर दिया जाता है, इसे ही पावर शेयरिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर हमने देखा था कि पावर शेयरिंग कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, कम्युनिटी के बीच में पावर शेयरिंग देखा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयरिंग देखा था। ये सारे हमने देखे थे। फिर इसके बाद इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को लेकर दो देशों की केस स्टडी के बारे में हमें पढ़ना था, और केस स्टडी में बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी हमें पढ़ना है। हालांकि बेल्जियम के केस स्टडी को हमने पहले ही कवर कर लिया है और देखा था हमने कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग को लेकर क्या प्रॉब्लम थी और उसे किस प्रकार दूर किया गया। आज हम कवर करने वाले हैं कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग को लेकर क्या प्रॉब्लम है और श्रीलंका पावर शेयरिंग की इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करता है, कर भी पाता है या नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये तो आइडिया ही होगा कि श्रीलंका ये भारत है, तो श्रीलंका जस्ट उसके नीचे एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक आइलैंड्स कंट्री है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के ठीक दक्षिण में स्थित है। और श्रीलंका में जो मेजोरिटी एथनिक कंपोजिशन देखा जाए तो श्रीलंका में जो मेजोरिटी है वो सिंहली भाषी हैं। वहाँ की जो मुख्य भाषा है वो सिंहली है, और वो सिंहली भाषा बोलने वाले 74% वहाँ के लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर दूसरी भाषा बोलने वाले तमिल स्पीकर, जो कि 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। अब लेकिन जो तमिल भाषा है, ये तमिल लोग भी दो भागों में डिवाइड हैं। एक तो जो श्रीलंका के तमिल हैं और एक इंडियन तमिल है, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र से माइग्रेट करके या मैरिज और किसी ट्रेडिशन के माध्यम से श्रीलंका में जाकर बस गए हैं। तो तमिल दो हैं, एक तो भारतीय जो माइग्रेट करके तमिलनाडु में गए हैं, और दूसरे वहाँ के श्रीलंका के मूल निवासी तमिल लोग हैं। मतलब श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन की बात किया जाए तो वहाँ पर मुख्य रूप से सिंहला भाषी हैं, जो कि वहाँ के मेजोरिटी लोग हैं, जो 74% है, और इनकी भाषा क्या है, सिंहला, और इनका मेन रिलीजन है बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा सिंहला के अलावा वहाँ पर तमिल भाषी लोग भी हैं, जो कि 18% जनसंख्या है पूरे श्रीलंका की। लेकिन तमिल लोग भी दो भागों में डिवाइडेड हैं, भारतीय तमिल और श्रीलंका तमिल। ये हमने देख लिया कि वहाँ की एथनिक कंपोजिशन क्या है। श्रीलंका तमिल 18% है, इसके अलावा श्रीलंका तमिल में श्रीलंका तमिल 13% है, और भारतीय तमिल 5% है, जो कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान वहाँ पर प्लांटेशन, क्योंकि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो वो भारत से जो वर्कर थे जो टी प्लांटेशन वाले क्षेत्र में ले जाते थे, तो वहाँ से तमिलनाडु से बहुत सारे वर्कर अंग्रेज़ों ने श्रीलंका में ले गए, तो यहाँ से भी चले आए। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि वहाँ की जो सिंगला अच्छा, प्रॉब्लम से समझने से पहले आपको एक शब्द समझ लेना है कि दो शब्द, बहुसंख्यक क्या होता है, मेजॉरिटी, और अल्पसंख्यक क्या होता है, माइनॉरिटी। इन दोनों के मतलब आप समझ लेंगे तो आसान होगा। जैसा कि शब्द से ही पता है, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो। जैसे श्रीलंका में हमने पढ़ा कि लगभग 74% के आसपास लोग सिंहला भाषा बोलते हैं, जबकि 18% लोग क्या हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पर मेजॉरिटी कौन हुआ, जिसकी संख्या ज़्यादा, सिंहला। तो वहाँ प्रॉब्लम ये थी श्रीलंका में कि जो सिंहली भाषा लोग थे वो सरकार में ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखते थे, और उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए, ऐसी नीतियाँ बनाई, जिससे तमिल भाषाई लोगों को उस देश में लगा कि हमारे अधिकार, हमारी समानता और हमारे नौकरी पाने जैसे बहुत सारे हमारे भाषा के प्रति जो ये सिंहली सरकार है, ये इनसेंसिटिव है, संवेदनशील नहीं है, हमें महत्व ही नहीं दे रहा, और यही कारण बनेगा वहाँ तनाव में। ठीक है। सिंगला लीडर साठ गवर्नमेंट डोमिनेंस बाई वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी। जो वहाँ के सिंगला लीडर थे वो सोचे कि बहुमत के आधार पर हम पूरा सरकार चलाएंगे, प्रभुत्व चलाएंगे। यही प्रॉब्लम थी, और उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया और सिंगला को एकमात्र श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया।
अब तो प्रॉब्लम होनी ही थी, क्योंकि एक देश में जब कई भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो जो सरकार है वो एक ही भाषा को कैसे उस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेगी। तो स्वाभाविक है, जैसे ही सिंघला गवर्नमेंट सिंघला भाषी को वहाँ की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की, परिणाम हुआ कि तमिल भाषी लोग को लगा कि हमारे भाषा को महत्व तो नहीं दिया जा रहा, तो तनाव बनेगा, ये पहला कारण हुआ। इसके अलावा प्रीफ्रेंस गिवन टू सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी सिंगला भाषी लोग थे उन्हें यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दिया जाने लगा, उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाने लगा, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ये भी तनाव का बड़ा कारण बना। इसके अलावा तीसरा कारण क्या था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड बुद्धिज़्म। जो सिंगला भाषी लोग थे वो मुख्य धर्म मानते थे बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म को जो सरकार है वो प्रमोट करने लगी, ये भी बड़ा कारण बना। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि तमिल फेल्ट आइसोलेटेड। जो तमिल लोग थे वो अपने आप को एक आइसोलेटेड फील करने लगे, वो अपने आप को अलगाव जैसा फील करने लगे। डिनाइड इक्वल राइट्स, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उन्हें उसके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अब देखोगे जो वहाँ की मेजोरिटी गवर्नमेंट है, जो सिंगला भाषी है, वो जितने भी प्रावधान ला रही है वो ज़्यादातर किसके फेवर में है, वहाँ की मेजोरिटी लोगों के, सिंगला भाषी लोगों के लिए। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, नौकरियों में उन्हें प्रमोट किया जाता है, उनके मुख्य धर्म बौद्ध धर्म को ऑफिशियल धर्म घोषित किया जाता है, उनकी भाषा को ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया जाता है। और इन सारी एक्टिविटी से जो वहाँ माइनॉरिटी लोग हैं, तमिल भाषी लोग हैं, उन्हें अपने आप को उन लोगों से अलगाव जैसा फील हो रहा है, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अब परिणाम हो ये होगा कि ये जो तमिल लोग हैं ये अपनी बातें रखेंगे, अपनी बात अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। यदि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो स्थिति तो सुधर जाएगी, लेकिन यदि गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करती है तो तनाव बढ़ेगा। और यही हुआ भी, जब ये तमिल लोग अपने तनाव, अपनी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने उठाया तो गवर्नमेंट ने इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंका में जो तमिल थे उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। तमिल लॉन्च पार्टीज, तमिलों ने क्या करने दिया, पार्टियां बनाने शुरू कर दी, क्योंकि अब इनकी डिमांड मानी नहीं जा रही हैं। तो जब डिमांड नहीं मानी जाएगी तो लोग ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के माध्यम से प्रोटेस्ट करेंगे। डिमांडिंग रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड। इन्होंने पार्टियां बनाई और पार्टियों के माध्यम से अपनी ऑटोनॉमी, समानता और आधिकारिक भाषा, अपनी भाषा को आधिकारिक भाषा भी दर्ज करने की डिमांड की गई, लेकिन इनकी मांगें क्या कर दी गई, बार बार रिजेक्ट कर दी गई, अस्वीकृत कर दी गई। 1980s सेवरल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। 1980s में क्या हुआ कि उत्तर और पूर्व के जो तमिल क्षेत्र थे उन्होंने क्या अपने आप को घोषित करने लगा, अपने आप को डिमांड करने लगे कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे। अब देख रहे हैं तनाव बढ़ रहे हैं, और यदि सरकार इन तनाव को दूर करना है तो इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को, इनकी बातों को सुनना होगा। लेकिन ये इनकी डिमांड को सुना ही नहीं गया। अब जब चुनाव इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा, इनकी समस्याओं को सुना नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक है वहाँ तनाव बढ़ेंगे। द कन्फ्लिक्ट टर्न्ड इनटू, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया, समस्याएं शुरू हो गई, इनटू अ डेडली सिविल वार। और वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ, तनाव हुआ, संघर्ष होने लगा, और ये संघर्ष धीरे धीरे भयानक सिविल वार में बदल गया, गृह युद्ध में हो गया। और बोथ साइड्स, हर तरफ पूरे श्रीलंका में ही सिविल वार हो गया, और इस सिविल वार 2009 तक चला। अब बताओ, जब सिविल वार होगा तो उस देश का संपत्ति नुकसान होगा, उस देश का जनमानस, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, सरकारी संपत्तियां तोड़ी जाएंगी, सिविल वार होने लगा। अब देख रहे हैं ना, अभी इससे पहले आपने बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ा था और आपने देखा था कि बेल्जियम में भी पावर शेयरिंग को लेकर इनइक्वलिटीज़ थी, लेकिन बेल्जियम के लोगों ने एक साथ बैठे और बैठ कर के इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया, सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। लेकिन श्रीलंका में ये नहीं हो रहा। इसी कारण यहाँ पर गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ, और सिविल वार 2009 तक चला। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम द केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका।
श्रीलंका और बेल्जियम से ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए यूनिटी को। द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय द रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। यदि देश में एकता और सम्मान लाना है तो विभिन्न समुदायों की भावनाओं और उन हितों का क्या किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ if a majority community forces its dominance and refuse to share power, it weakens the unity of the country। और ये भी कह रहा है कि यदि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने प्रभुत्व को, अपने डोमिनेंस को माइनॉरिटी पर, अल्पसंख्यक पर थोपेगा और पावर को शेयर करने से इनकार कर देगा, तो इससे देश की जो एकता है वो कमज़ोर होती है, उसकी जो यूनिटी होती है वो वीकेन होती है। तो ये श्रीलंका और बेल्जियम की हमने केस स्टडी पढ़ लिया। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिले होंगे। एक था मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, और एक सिविलवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब ही आप समझ सकते हो कि जब किसी देश में बहुसंख्यक लोग अपने मनमाने तरीके से सरकार चलाना चाह रहे हैं और वहाँ पर अल्पसंख्यकों की कोई सहमति नहीं दी जाती, यही स्थिति क्या कहलाती है, मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। I believe that a majority country community should be able to rule country in whichever ways इट वांट्स, वे जैसा भी चाहें वैसा चला सकते हैं। ये मतलब मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा विश्वास जिसमें बहुसंख्यक समुदाय ये मानता है कि देश पर मनमाने तरीके से शासन कर सकता है, बिना अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को, उनकी अनदेखी करके वो अपने मन मर्जी से देश चला सकता है। यही विचारधारा बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। और सिविलवार तो आप आसानी से समझ जा सकते हो कि किसी देश में एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा संघर्ष जो ऐसा लगे कि युद्ध हो गया हो या युद्ध जैसी परिस्थितियां लग रही हों, तो इसे क्या कहा जाता है, सिविल वार। अ वायलेंट conflict between opposing groups within country that becomes so intense that appears like a war। देश के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो हिंसक संघर्ष है, जब वो इतना तीव्र हो जाता है कि युद्ध जैसा लगने लगे, तो यही क्या कहलाता है, सिविल वार। तो आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिएगा। जल्दी हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।